हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मेरे साथ साथ पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ में अपनी नीट और जेई की जो तैयारियां हैं उनके अंदर व्यस्त होंगे, राइट। तो आप सभी को पता है मैं एक सीक्वेंस के अंदर एक अलग मेथड को फॉलो करते हुए जिसमें बच्चे खुद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो उनकी इंक्रीज हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर्स बना रहा हूं। और इन लेक्चर्स के अंदर मैंने शुरुआत से मतलब बेसिक मैथ से मैंने शुरुआत करी थी और अभी तक कुछ मैं शायद हो सकता है 50-60 लेक्चर तो बना चुका हूं जहां तक है। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 पर। तो जो चैप्टर 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 का पार्ट ए। और इसमें हम लोग प्राइमरीली पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन के बारे में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1। और फिर जो इसका पार्ट 2 है उसके अंदर हम लोग रिजिड बॉडी की जो मोशन है, खासकर रोटेशन एंड रोलिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से दो पार्ट्स के अंदर इस बड़े चैप्टर को डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा, आपको लगेगा कि आप कोई बड़ा चैप्टर नहीं कर रहे, इंस्टेड ऑफ इट आप दो छोटे छोटे चैप्टर्स कर रहे हो। तो आपको रिवाइज करने में, क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है ना। तो आज का जो पहला लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम कुछ बहुत बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि थ्रू आउट हमारे इस चैप्टर में काम आती रहेगी, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, किसे कहते हैं, फिर रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फॉर अ सिस्टम एज वेल एज फॉर अ रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास किस तरीके से फिगर आउट किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे थ्रू वेरियस वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। ऑब्वियसली आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे हर एक चीज को समझने के लिए। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों की फिर से क्वेरीज आने लगी है कि सर इतने बढ़िया लेक्चर्स हैं, हम तो पूरी की पूरी तैयारी आपके साथ में करना चाहते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो आप अगर पूरे तरीके से मुझ पर रिलाय होना चाहते हो, ठीक है, तो आप www.physicsman.in इसको जरूर विजिट करें। इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मेरे साथ में नीट की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए जरूरी है। तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करना इन केस यू आर न्यू, इन केस यू आर वाचिंग माय लेक्चर्स फॉर दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। चलो, तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, आपको पता ही है। मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूं। तो यहां पर भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कलेक्शन कह लो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली पार्टिकल्स जो है उनकी साइज जीरो होती है और पॉइंट की साइज भी जीरो होती है। तो ऐसा मास या ऐसा मैटर का लंप जिसकी साइज नेग्लिजिबल है उसको अपन पॉइंट मास कहते हैं या फिर पार्टिकल कहते हैं। तो आपका खूब सारे पॉइंट मासेस का कलेक्शन या खूब सारे पॉइंट मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई यहां पर है, 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 ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यही क्या कहलाता है, आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में। जैसे ये आपका एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल है जिसका मास है कितना, m, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सिंगल पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। सिंगल पार्टिकल या सिंगल मास सिस्टम कहलाता है। तो इसको तो सिस्टम भी कहना जरूरी नहीं है, इसको तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो, सिंगल पार्टिकल कह सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो अब की बार आपके पास में दो मासेस हैं, एक मास यहां पर है m1 और एक मास यहां पर है m2, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। तो ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, तो इसको अपन कहेंगे टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। टू पार्टिकल
सिस्टम कहेंगे। और ऐसे ही आपके खूब सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है एक पार्टिकल यहाँ पर हो m1, एक पार्टिकल यहाँ पर हो m2, एक पार्टिकल यहाँ पर हो, ठीक है, m3, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पर हो m4, और ऐसे करते 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 एक पार्टिकल यहाँ पर हो mn। ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और अब ये पार्टिकल क्योंकि अलग अलग जगह रखे हुए हैं, तो इनका एड्रेस बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया ताकि हम इन सारे के सारे मासेस की लोकेशन बता सके। तो ये जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है, ये पहले वाले मास को डिपिक्ट कर रही है, तो इसका नाम रख दिया मैंने R1। ये जो लोकेशन है ये nth मास को डिपिक्ट कर रही है, इसका नाम रख दिया मैंने Rn। और ये सब वेक्टर लोकेशंस है, ठीक है ना। ये वाली जो लोकेशन है ये सेकंड पार्टिकल को डिपिक्ट कर रही है, तो R2। ये वाली लोकेशन थर्ड पार्टिकल को डिपिक्ट कर रही है, तो R3, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया n पार्टिकल सिस्टम। इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन n पार्टिकल सिस्टम। तो ऐसे आपके डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। आया सबको समझ में? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग शुड बी प्रीटी मच क्लियर, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो एक बहुत फंडामेंटल चीज हो गई, इसके बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां से दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जिसके डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज ना हो, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाएगा? रिजिड। रिजिड का मतलब है जो अपनी साइज और शेप को हमेशा सेम बनाए रखती हो। तो रिजिड बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई? साइज एंड शेप, ठीक है, साइज एंड शेप रिमेन्स सेम, कभी भी चेंज नहीं होती। आप कितना ही फोर्स वगैरह लगा लो, कितना ही दबाने की कोशिश कर लो, उनकी साइज और शेप को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर, ठीक है, इन अ वेल डिफाइंड मैनर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साइज और शेप आपकी तभी चेंज नहीं होगी ना जब उस बॉडी को, जिन पार्टिकल्स को मिला के आपने बनाया है, वो एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पर रहते हो, यानी कि वो एक बहुत ही डिफाइंड मैनर के अंदर अरेंज्ड हो। उस अरेंजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। इसको आप यूं भी कह सकते हो, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन, इसको आप यूं भी कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन any two particles, any two particles of rigid body remains constant, ये भी कह सकते हो। एक ही बात को कहने के तीन अलग अलग तरीके हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई रिजिड बॉडी की खासियत क्या है, तो आप ऐसे चलते फिरते कह सकते हो कि भाई साइज और शेप जो है वो हमेशा सेम रहती है। फिर कोई थोड़ा और डिटेल में जानना चाहे तो फिर उसको बता सकते हो कि भाई साहब पार्टिकल्स जो है वो बहुत अच्छे मैनर, डिफाइंड मैनर के अंदर अरेंज्ड होते हैं, उस अरेंजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। कोई अगर और ज्यादा टेक्निकली पूछना चाहे तो आप यूं कह सकते हो कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को आप उठा लो और कितना भी फोर्स लगा लो आप बॉडी के ऊपर, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है? रिजिड बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो सॉलिड्स को क्या माना जा सकता है? रिजिड बॉडी माना जा सकता है, ठीक है ना। तो जितनी भी सॉलिड बॉडीज हैं, ठीक है ना, ठीक है, जितनी भी सॉलिड बॉडीज हैं आर
generally considered rigid bodies। ठीक है, या आप यूं कह सकते हो कि सॉलिड्स जो होते हैं ना वो गुड अप्रोक्सीमेशन है। भाई आइडियली तो रिजिड बॉडी मतलब आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और उसके किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो वैसे तो आइडियल कॉन्सेप्ट हो गया, बट इसका एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है सॉलिड्स। तो जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है ना, एक ट्रायंगुलर लेमिना हो गई, ठीक है, एक सॉलिड कोन हो गया, ठीक है, एक डिस्क हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब रिजिड बॉडी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये भी क्या है? रिजिड बॉडी है। क्यों रिजिड बॉडी है? मैं चाहे कितना भी फोर्स लगा लूं इसके ऊपर, मैं इसकी साइज और शेप को चेंज नहीं कर सकता। खूब दबा लेता हूं मैं इसको, खूब खींच लेता हूं, बट फिर भी इसकी साइज और शेप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को और रिजिड बॉडीज की मोशन को एनालाइज करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले। हमने जो काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा है, हमने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा है, हमने जो वर्क एनर्जी पावर के अंदर पढ़ा है, उसी को एक डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर, एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माय मेथड। लोग अलग अलग जगह इस चैप्टर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं, बच्चों को एट द एंड कुछ भी हाथ नहीं लगता। बट मैंने इस चैप्टर को बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है, एंड यू विल सी लेक्चर बाय लेक्चर आप जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, दिस विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर। दिस चैप्टर विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है ना, मजा आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी की बातचीत। अब यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्राइमरीली जो मोशन है ना उसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक कैटेगरी कहलाती है आपकी, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब पहले समझो क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है when all the particles when all the particles have same velocity। ठीक है, सेम वेलोसिटी, सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम स्टेटमेंट गोज फॉर एक्सेलरेशन आल्सो, बट अपन वेलोसिटी की टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि ये हमारी कोई डिस्क है। ठीक है, दिस इज अ डिस्क। ठीक है, ये एक डिस्क है। ठीक है, और ये जो डिस्क है ना ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है कि ये पूरी की पूरी डिस्क है ना, इसको आप पकड़ के आगे खींच रहे हो। तो जब आप इसको आगे खींच रहे हो तो आप देखोगे कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, इसके फॉरवर्ड मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो भी v हो जाएगी, इसके सेंटर पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। इसका जो रियर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में v हो जाएगी। यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी v हो गई, यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी v हो गई, यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई? v हो गई। मतलब आप इसको जब इस तरीके से पकड़ के खींच रहे हो पूरी की पूरी बॉडी को, तो आप देखोगे हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, अब अगर इस पेन को मैं ऐसे बिल्कुल सीधा मेरी तरफ लेके आ रहा हूं सीधा, तो मैं देख रहा हूं कि इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी। तो आज तक हम जो पढ़ते थे ना कि एक कार चल रही है, एक ट्रेन चल रही है, एक ऊंट गाड़ी चल रही है,
तो उसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे थे? ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हम जाने अनजाने किस केस के बारे में पढ़ रहे थे कि जब भी ट्रेन चल रही है तो वो एक सीधे रास्ते पर चल रही है, और जब अपन कहते थे कि ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ट्रेन का हर एक पॉइंट जो है उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। हम कहते थे एक कार एक सड़क के ऊपर चल रही है और उसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब कार के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो जो दूसरे टाइप की मोशन है उसमें सब कुछ आ गया, जो दूसरे टाइप की मोशन है उसमें सब कुछ आ गया, तो उसका नाम मैंने रख दिया अदरवाइज। उसका नाम मैंने रख दिया अदरवाइज। भाई या तो आपकी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन कर रही होगी, और अगर वो ट्रांसलेशन नहीं कर रही तो फिर वो वाला केस कौन सा हो जाएगा? अदरवाइज वाला केस हो जाएगा। अदरवाइज वाला जो केस है इसको भी हम लोग 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका जो पार्ट है इसको कहा जाता है प्योर रोटेशन, इसको कहा जाता है प्योर रोटेशन कहा जाता है। अब प्योर रोटेशन जो होता है ना वो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है। जैसे मान लो अपन डिस्क का ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो जब हम डिस्क का एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो ये हमारी एक डिस्क है, ठीक है, और ये जो डिस्क है ये अपने सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस, जो इसके सेंटर से गुजर रहा है ना एक्सिस, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्क है ये क्या कर रही है? ये इस डिस्क के अबाउट रोटेट कर रही है। सो दिस इज नोन एज प्योर रोटेशन, दिस इज नोन एज प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में क्या होता है? प्योर रोटेशन में ये होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो हमेशा स्टेशनरी होता है। प्योर रोटेशन में क्या होता है? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बॉडी का पॉइंट होता है वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा स्टेशनरी रहता है। तो ये प्योर रोटेशन की पहचान हो गई। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या हो गई? इसकी पहचान ये हो गई कि पॉइंट ऑफ बॉडी ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन is always at rest। ये इसकी पहचान हो गई किसकी? प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो दूसरी मोशन होती है उसको अपन कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, इसको अपन कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, कि आपकी बॉडी जो है वो अब ना सिर्फ रोटेट कर रही है बल्कि रोटेट करने के साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रही है। तो प्योर रोलिंग में क्या क्या आ जाएगा? प्योर रोटेशन भी आ जाएगा, मतलब बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है, और साथ ही साथ में प्योर ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। मतलब ट्रांसलेशन अपने आप में प्योर है तो उसको प्योर लिखने की जरूरत नहीं है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? प्योर रोलिंग कहलाता है। तो ये वाला केस भी हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो फिर से डिस्क का ही एग्जांपल लेना चाहूंगा कि ये आपकी डिस्क है, ठीक है, ठीक है, और ये इस सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? रोल कर रही है, लुढ़क रही है। अगर अपन शुद्ध हिंदी के अंदर बात करें तो लुढ़क रही है। तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ में रोटेट भी कर रही है, जैसे यहां पर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेशन हो रहा था। ठीक है, तो वो तो है ही है यहाँ पर। साथ ही साथ में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। VCM मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट है, ये भी आगे बढ़ रहा है। तो ये बॉडी लुढ़कते 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 आगे जा रही है। प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है? प्योर रोलिंग के केस में अगर ये रेडियस r है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? r टाइम्स ओमेगा के इक्वल हो जाती है। अगर ये कंडीशन है तो ये प्योर रोलिंग कहलाती है, अदरवाइज उसको अपन सिर्फ रोलिंग कहते हैं। तो अदरवाइज में और भी केसेस आ गए, सिर्फ रोलिंग वाला केस भी आ गया, जरूरी नहीं है प्योर रोलिंग हो सकता है घसीटते घसीटते भी रोल हो रही हो। ठीक है ना, तो
और बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है ना, तो यहां पर मैनी अदर केसेस। तो मैंने डिटेल में आपको कौन कौन सी चीजें बताई है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट ट्रांसलेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम रिजिड बॉडीज के ट्रांसलेशन को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है वहां पर, वो हम लोग देखेंगे। एंड मेनली जो ये चैप्टर है, इट इज अबाउट रोटेशन एंड रोलिंग। तो ये हमारा एक ओवरऑल प्लान होगा इस चैप्टर का। तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है हमारा पार्ट ए, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कोलिजन के बारे में बात करेंगे और कैसे रिजिड बॉडीज के ट्रांसलेशन को स्टडी किया जाता है। सो दिस विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये बन जाएगा हमारा पार्ट ए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 पार्ट ए बन गया, और ये हम बन गया हमारा चैप्टर नंबर 7 पार्ट बी। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, पूरी की पूरी डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा एक बार के लिए चैप्टर का ओवरव्यू भी हो गया। अब चलते हैं अपन यहाँ से आगे और एक्चुअल में शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सेंटर ऑफ मास आखिर में होता क्या है। मास का सेंटर है ना, अलग अलग डेफिनेशन देते हैं बच्चे, जबकि इसकी एक्चुअल में जो मीनिंग है ना, वो बहुत कम बच्चों को पता होती है, बहुत कम लोगों को पता होती है, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ यूनिक लोकेशन फॉर अ गिवन बॉडी, ठीक है। इट इज जस्ट अ यूनिक लोकेशन, इट इज जस्ट अ यूनिक लोकेशन फॉर अ गिवन, दोनों चीजें लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर रिजिड बॉडी भी ले सकते हो। भाई रिजिड बॉडी भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना, दोनों चीजें लिख सकते हो आप, दोनों नाम लिख सकते हो यहां पर। तो एक तो ये हो गया। अब यार ये यूनिक लोकेशन है, मतलब पहले तो ध्यान रखना, इट इज नॉट मास। लोगों को लगता है सेंटर ऑफ मास जो है वो भी मास होता होगा। नो, इट इज नॉट मास, इट इज लोकेशन, ठीक है। इट इज अ पोजीशन फॉर अ गिवन बॉडी, और ये बहुत यूनिक है। अब यूनिक है तो पक्का इसकी कोई ना कोई पहचान होगी। जैसे मैंने कहा कि यार इस क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, लेकिन 100 में से एक बच्चा बहुत यूनिक है। अब आप बोलोगे सर यूनिक है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो सबसे अलग है। फिर मैं बताऊंगा कि हाँ यार वो हमेशा पिंक शर्ट पहन के आता है और कोई बच्चा पिंक शर्ट नहीं पहन के आता, तो वो उसकी यूनिकनेस हो गई। तो वैसे ही आपको अगर कोई गिवन रिजिड बॉडी दे रखी है, गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे रखा है, तो उसके बारे में एक यूनिक लोकेशन, एक उसकी पहचान आप बता सकते हो, और उस पहचान को जो भी फुलफिल कर रहा होगा, जो भी पॉइंट फुलफिल कर रहा होगा, वो उस रिजिड बॉडी का या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि यार ये तो पहली बार कोई बता रहा है इस तरीके से कि सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट, वो लोगों को फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं सब कुछ। पहले समझो तो सही सेंटर ऑफ मास क्या है। अब समझ में आया कि हाँ यार एक यूनिक लोकेशन है। चलो, तो अब अपने आप आपका अगला सवाल क्या आ रहा होगा कि सर हमें प्लीज बताओ कि इस यूनिक लोकेशन की पहचान क्या है, इस यूनिक लोकेशन की पहचान क्या है। तो इस यूनिक लोकेशन की जो पहचान है ना, वो है मास वेटेड एवरेज। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये है एक यूनिक लोकेशन, मतलब ऐसी एक ही लोकेशन होगी, एक से ज्यादा सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकते किसी बॉडी के लिए, ठीक है ना। और इट इज डिफाइंड एज द वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज बाय मास, ठीक है। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं, पहले इसका मतलब क्या होता है। देखो एक तो होता है नॉर्मल एवरेज, कि आपने जो भी क्वांटिटीज है उनका सम कर दिया और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको तो अपन कहते हैं नॉर्मल एवरेज।
जैसे एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, सबके फिजिक्स में अलग अलग मार्क्स आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 35 आए हैं ना 50 में से। तो तुमसे कोई पूछे कि बताओ एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो तुम सबके मार्क्स को ऐड कर दोगे, ठीक है, और ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, तो एक एवरेज आपके पास में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि जिस क्लास में आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, उस क्लास में अलग अलग समय पर बच्चों ने एडमिशन लिया हो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हों उस क्लास के अंदर जो कि 10 महीने से उस क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही एडमिशन लिया है। तो जब तुमने दोनों का टेस्ट लिया, एक तो ऐसा बच्चा भी उसके अंदर बैठ गया जो कि 10 महीने से आपसे लगातार फिजिक्स पढ़ रहा है, और एक ऐसा बच्चा भी बैठ गया जिसने बेचारे ने पिछले वीक ही एडमिशन लिया है। तो आप इन दोनों प्रकार के बच्चों को सेम तराजू पे तो नहीं तोल सकते ना। जब आप इनका टेस्ट लोगे तो यू विल हैव टू कंसीडर दिस फैक्ट कि यार एक बच्चा जो है ना, ये तो 10 महीने से पढ़ रहा है, इसका मतलब इसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। इसके 50 में से 40 नंबर भी आ गए ना, तो मैं इसका बुरा रिजल्ट मानूंगा। 50 में से 40 नंबर आना भी इसके लिए क्या हो जाएगा? बुरा नंबर आ जाएगा। 40 से ज्यादा ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 महीने से मेरे से फिजिक्स पढ़ रहा है। और जो बच्चा पिछले वीक ही एडमिशन लिया है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि ठीक है यार, इसने पिछले वीक ही एडमिशन लिया है, 50 में से अगर इस टेस्ट में इसके 20 भी आ गए तो भी मैं इसको उसके बराबर मानूंगा जो 10 महीने वाला बच्चा 40 नंबर लेके आ रहा है। तो यहां पर आपने वेट रख दिया। किसका वेट रखा? कि बच्चा कितने दिनों से आपके पास में पढ़ रहा है। इसको अपन बोलते हैं वेटेड एवरेज। जब आप एवरेज निकालना चाह रहे थे तो आपने आंख बंद करके क्वांटिटीज को ऐड नहीं किया, आपने ये देखा कि उन क्वांटिटीज को कौन सी ऐसी चीज है जो अफेक्ट कर रही है। तो जब अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो कोई पॉइंट यहां पर रखा हो सकता है, कोई पार्टिकल यहां पर रखा हो सकता है, कोई पार्टिकल यहां पर रखा हो सकता है, कोई पार्टिकल यहां पर रखा हो सकता है। हमें यूनिक लोकेशन फिगर आउट करनी है, तो हम सबकी लोकेशन का एवरेज भी ले सकते थे। लेकिन हो सकता है इस पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा है वो बहुत हैवी हो, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा है वो बहुत हल्का हो, और हमें तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज लेंगे। सीधा साधा एवरेज नहीं लेंगे, हम मास को वेट प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब वेट का मतलब वो mg वाला वेट नहीं, मास को इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसका मास ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन एवरेज के अंदर ज्यादा हो, और जिसका मास कम है उसका कंट्रीब्यूशन एवरेज के अंदर कम हो। हम मास को वेट दे रहे हैं, मास को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक यूनिक लोकेशन मिलती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो वेटेड एवरेज बाय मास, मास का वेट ध्यान में रखते हुए हम एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? मान लो हमारे पास में n पार्टिकल है, ठीक है, तो हमें सबकी लोकेशंस जो हैं, ठीक है, जैसे पहले वाले पार्टिकल की लोकेशन R1 होगी, ठीक है, दूसरे वाले पार्टिकल की लोकेशन R2 होगी, तीसरे वाले पार्टिकल की लोकेशन R3 होगी, ठीक है, तीसरे वाले पार्टिकल की लोकेशन R3 होगी, और ऐसे करते करते आपके खूब सारे पार्टिकल्स हैं। तीसरे की लोकेशन R3 हो गई, और ऐसे करते 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 आपके पास में खूब सारे पार्टिकल्स है Rn, n पार्टिकल्स। तो सीधा साधा एवरेज तो अपन कैसे लेते कि सबके पोजीशन वेक्टर्स को ऐड कर देते और नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देते, ये तो सीधा साधा एवरेज होता। अब हमें मास को इंपॉर्टेंस देना है। हमने क्या बोला? जिसका मास ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हर पार्टिकल की लोकेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे पहले वाले पार्टिकल की लोकेशन है उसको पहले वाले पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे की लोकेशन को दूसरे के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे की लोकेशन को तीसरे के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, nth पार्टिकल की लोकेशन को nth पार्टिकल के मास से। तो अब अपने आप मास का कंट्रीब्यूशन आ गया, जिसका मास ज्यादा होगा वो इस समेशन के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे। भाई अल्टीमेटली तो हमें वापस से लोकेशन पर ही आना है ना। लोकेशन को, पोजीशन को हमने मास से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली निकालनी वापस से पोजीशन ही है। तो मास से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3, और ऐसे करते करते जितने भी हमारे n पार्टिकल्स है सबके टोटल मास से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरीके से आपके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल सकते हो। जो लोकेशन इससे निकल के आएगी इस फॉर्मूले से, वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो ये कहलाएगी आपकी RCM। इसको अपन क्या कहेंगे, RCM, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बट तुम्हें अब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, तुम्हें तो बस केवल और केवल इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। अच्छा, आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं निकालना चाहते, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो अगर सेंटर ऑफ मास के, तो वो भी कर सकते हो। आप अगर मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो आप वही सबके एक्स कोऑर्डिनेट का वेटेड एवरेज ले लो, वेटेड बाय मास। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे करते करते आप चले जाओ कहां पर, mn xn पर चले जाओ, और नीचे सबके मासेस के सम से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, m1 प्लस m2 अप टू mn, ऐसे आपने सबसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप सिमिलर फॉर YCM भी निकाल सकते हो एंड ZCM भी निकाल सकते हो, है ना। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट दोनों निकाल सकते हो। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास को निकालने का तरीका। अभी भी हमें नहीं पता कि सर ये जो सेंटर ऑफ मास हम यूनिक लोकेशन निकाल रहे हैं, इसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है, वो अभी हमें नहीं पता। हम तो जस्ट केवल अभी निकालना सीख रहे हैं, उस यूनिक लोकेशन की यूनिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल तो, कि भाई वो यूनिक क्यों है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। अगर मान लो आप अभी तो यहां पर तो आपके पास में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है डिस्क्रीट सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन ऐसे सिस्टम को, डिस्क्रीट सिस्टम बोला जाता है। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या है, जिसको अलग अलग पार्टिकल्स की टर्म्स में डिवाइड किया जा सके, जिसमें फाइनाइट पार्टिकल्स हो। ठीक है, और एक होता है आपका कंटिन्यूअस सिस्टम, एक होता है आपका कंटिन्यूअस सिस्टम, या कह लो आपकी रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में क्या होता है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पेन के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट साइज्ड पार्टिकल से मिलके ये पेन बना हुआ है। और आप एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से डिवाइड नहीं कर सकते कि पहले पार्टिकल की बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है और दूसरे की कहाँ चालू हो रही है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हो सकता है दिख जाए, बट ऊपर ऊपर से देखने पर आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, आपको कोई ब्रेक नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके की जो बॉडी है, इस तरीके का जो सिस्टम है, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, अभी जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, इसके अंदर तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये जो हम सम कर रहे हैं ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो जाएगा। तो याद करो, फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का सम डायरेक्ट नहीं किया जाता, यूजिंग इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहां पर हम सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो यहां पर जो आपका RCM होगा वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। अब की बार इस बॉडी को आपको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल मास, तो उसका मास कहा जाता है DM। ठीक है, फिर उसके लिए हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। और फिर इसी तरीके से सारे के सारे जो डिफरेंशियल पार्ट्स हमने, जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने बनाए हैं, उनके लिए हम लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट अब की बार क्योंकि हमारा समेशन इनफाइनाइट टर्म्स का हो गया, तो हम लोग एक्चुअल सम करने की बजाय क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसका, R का, किसके रिस्पेक्ट में, DM के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मास से। तो टोटल मास को भी अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो इसके भी तीन अलग अलग पार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, एक बन सकता है आपका XCM बन सकता है ना। तो XCM हो जाएगा आपका XDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। इससे आपका YCM निकल के आ जाएगा, है ना।
y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इसी से आपका ZCM भी निकल के आ जाएगा। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ z कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm फॉर द एंटायर बॉडी। तो ये जो इंटीग्रेशन वाली चीज है ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता पड़े, इसके पूछे जाने के चांसेस फॉर नीट एंड जेई मींस कम है, लेकिन स्टिल पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है ना। बट पहले अपन इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक तरीके से आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो खत्म है। मतलब अगर आपने ये महसूस कर लिया मेरे साथ में कि सेंटर ऑफ मास फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और फॉर अ गिवन रिजिड बॉडी इज नथिंग बट अ यूनिक लोकेशन, a unique location defined by this formula, unique location defined by this formula, then there is nothing, कुछ नहीं बचा फिर। तो पहले अपन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 3 पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 अपन लेते हैं। 3 पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, तो ये हो गया आपका पार्टिकल नंबर 1, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल नंबर 2 और ये हो गया पार्टिकल नंबर 3। तो एक सिस्टम है जो कि 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब पहला पार्टिकल जो है इसका मास कितना है, तो इसका मास m1 आपको दे रखा है 1 किलोग्राम। इसका मास m2 आपको दे रखा है 2 किलोग्राम और इसका मास m3 आपको दे रखा है 3 किलोग्राम। ऐसे आपको तीनों के मासेस दे रखे हैं, तीनों पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक। अच्छा चलो ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़े, तो जो पहला पार्टिकल है उसकी लोकेशन आपको दे रखी है 0.1 कॉमा -2 कॉमा 3, ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पर रखा हुआ है। दूसरे वाले पार्टिकल की लोकेशन आपको दे रखी है 2 कॉमा -1, इस पर रखा हुआ है दूसरा वाला पार्टिकल। और जो तीसरा वाला पार्टिकल है उसकी लोकेशन आपको दे रखी है 1 कॉमा -1 कॉमा -1, तीसरा वाला पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है। ऐसे आपके 3 पार्टिकल से मिला के एक सिस्टम बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। फाइंड RCM फॉर दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये आपसे पूछा गया। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो भाई। आप ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं उससे डायरेक्ट R1 R2 और R3 बना सकते हो। जैसे आप R1 बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 टाइम्स आई कैप -2 टाइम्स जे कैप एंड +3 टाइम्स के कैप बन जाएगा। इससे आप R2 बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स आई कैप +2 टाइम्स जे कैप एंड -1 टाइम्स के कैप। और इसी तरीके से आप इससे R3 बना सकते हो, 1 टाइम्स आई कैप -1 टाइम्स जे कैप -1 टाइम्स के कैप। तो वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज आप XCM निकाल लो, YCM निकाल लो, ZCM निकाल लो और उससे भी आप फिर RCM बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो डायरेक्ट वाला मेथड लगाते हैं कि यहाँ पर जो RCM होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, M1 R1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप -2 जे कैप एंड +3 के कैप। देखो कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कर लेना, मुझसे कुछ भी सिली मिस्टेक हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना। फिर M2 कितना है आपका 2 किलोग्राम है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 आई कैप +2 जे कैप एंड -k कैप। और M3 कितना है आपका 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसकी लोकेशन से, आई कैप -j कैप -k कैप। और फिर हमने इसको क्या कर दिया, टोटल मास से डिवाइड कर दिया, 1 +2 +3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। बस इसको सॉल्व करना है, फटाफट से कर लो। तो देखो यहां से आ रहा है 1 आई कैप
यहाँ से आ रहा है 4i कैप और यहाँ से आ रहा है 3i कैप। तो 1 + 4 5 हो गया एंड +3 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स आई कैप आ जाएगा। कैलकुलेशन में फिर बोल रहा हूँ, कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से आ रहा है -2, यहाँ से आ रहा है +4, तो +4 और -2 में लड़ाई छिड़ेगी तो +2 बचेगा। और यहाँ से आ रहा है आपका -3, +2 और -3 में लड़ाई छिड़ेगी तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पर बच गया आपका -j कैप। फिर इसको देखो, इधर से आ रहा है 3k कैप, इधर से आ रहा है -2k कैप। तो 3 में से -2 गया, कितना बचा, 1 बचा, मतलब +k कैप बचा। और यहाँ पर आपका बच रहा है -3k कैप। तो +k कैप और -3k कैप करोगे तो अल्टीमेटली बच जाएगा -2k कैप डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 करोगे तो आ जाएगा 6। तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। 8/6 को आप लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स आई कैप। इसको लिख सकते हो -1 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स जे कैप। और इसको आप लिख सकते हो -1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स के कैप। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 1 3। तो 1 + 4 + 3 8 हो गया, 8 को डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता, ठीक है। फिर ये हो गया -2, ये हो गया +4, ये हो गया -3। -2 और -3 माइनस का 5 +4 करोगे तो -1, तो -1/6 आ गया। तो यूजिंग दिस यू कैन ऑल्सो, पहले XCM फाइंड आउट कर लो, फिर YCM फाइंड आउट कर लो, फिर ZCM फाइंड आउट कर लो, उसको भी मिला के आप क्या बना सकते हो, RCM बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। फिर कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ और फिर उससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको अपन बोलेंगे, ये जो एग्जाम्पल है इसको फिर आगे डायरेक्ट ध्यान भी रखना है आपको, ठीक है। हम 2 पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब जब 2 पार्टिकल सिस्टम आपको दिया जाता है ना, तो फिर आपको अलग अलग किसी और रेफरेंस में लोकेशन नहीं दी जाती, उनका R1 R2 R3 नहीं दिया जाता उनका, क्योंकि 2 ही पार्टिकल हैं। तो एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको लोकेशन दे दी जाएगी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी। भाई आपको लोकेशन ही तो चाहिए ना। जब 2 से ज्यादा होते हैं ना, तब आपको किसी सरपंच की आवश्यकता होती है। जब 2 ही है तो पहले पार्टिकल की दूसरे के रेफरेंस में दूसरे पार्टिकल, भाई अभी मैं और मेरा पड़ोसी, हम दोनों तो एक दूसरे का एड्रेस ऐसे बता सकते हैं ना, कि मैं इसके बगल में रहता हूँ, वो बता सकता है वो मेरे बगल में रहता है, ठीक है ना। तो 2 के बीच में तो चलेगा ये, हम दोनों तो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे का रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो 2 पार्टिकल सिस्टम है ना, ये हमारे लिए यूनिक हो जाता है। क्यों यूनिक हो जाता है? क्योंकि जब भी आपको 2 पार्टिकल सिस्टम गिवन होगा, जैसे मान लो पहला पार्टिकल यहाँ पर है M1 और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है M2, ठीक है। तो अब कोई आपको ओरिजिन नहीं दिया जाएगा, कोई XYZ कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाएंगे, कोई इन दोनों की अलग अलग लोकेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, R है, ठीक है। अब आपको बताना है कि बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास हमेशा उस लाइन पर होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो इतना तो हमें पता पड़ गया कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं हो सकता है। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास कभी भी बाहर की तरफ नहीं होगा, होगा इन दोनों के बीच में कहीं पर। मतलब ना तो इस पोर्शन में हो सकता है, ना इस पोर्शन में हो सकता है, ना ऊपर हो सकता है, ना नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आपको यहां से लेके यहां तक कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली कहां पर मिलेगा सेंटर ऑफ मास, अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो कहां से आया वो भी बता रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, इस जगह पर, तो इसको हमने लिख दिया
सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसके आप पहले वाले पार्टिकल से भी डिस्टेंस बता सकते हो, दूसरे से डिस्टेंस भी बता सकते हो। तो इस डिस्टेंस का नाम रखा हमने L1, दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल 1, एंड इस डिस्टेंस का नाम रखा हमने L2, दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल 2। और ये जो L1 L2 है, इसको निकालने का एक बहुत यूनिक तरीका है। क्या है? अगर आप L1 निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप L1 मतलब पहले पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो आपको दूसरे पार्टिकल के मास को ऊपर रखना होगा। मतलब M2 को आपको ऊपर रखना होगा, नीचे दोनों का सम आ जाएगा M1 प्लस M2, और ये जो रेशियो बना, इस रेशियो को आपको टोटल लेंथ जो है, ठीक है, L, यहां पर टोटल लेंथ L ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, टोटल लेंथ L ले लेते हैं। तो टोटल लेंथ L से आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ जाओ, इसी तरीके से L2 भी निकालते हैं। तो L2 कैसे निकालेंगे? अब की बार दूसरे वाले पार्टिकल से डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो पहले पार्टिकल का मास ऊपर, दोनों पार्टिकल्स का मास का सम नीचे, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल सकते हैं। अब आप पूछना चाहोगे कि सर ये आया कहाँ से? तो हम क्या करते हैं, हमें इतना तो पता पड़ ही गया कि हमारा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो पहला वाला पार्टिकल है ना, उसी को मान लिया हमारा ओरिजिन। उसी को क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है x1, वो तो कितना हो गया? 0 हो गया। और y और z कोऑर्डिनेट से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि है तो x एक्सिस के ऊपर ही हमारा सेंटर ऑफ मास। और अब जब इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये l डिस्टेंस पर है, तो x2 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका? पॉजिटिव l हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ। अब आप यहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालोगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम m1 कैसे आएगी? m1 x1 मतलब m1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस m2 x2 मतलब m2 मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। और इस तरीके से आपने L1 की वैल्यू निकाल ली। कितनी आ गई? m2 ऊपर, दोनों का मास m1 प्लस m2 नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ L आपने यहां पर कर दी। और अब अगर आपको M2 से CM की डिस्टेंस निकालनी है, अगर आपको L2 निकालना है, तो आप क्या करो, टोटल लेंथ L में से L1 को माइनस कर दो, और करके देखोगे तो आपको एग्जैक्टली वही चीज नजर आ जाएगी जो मैंने बताई है। अब की बार M1 आ जाएगा ऊपर, M1 प्लस M2 रह जाएगा नीचे, और टोटल लेंथ से आप क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आया कहां से वो भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक ऐसा केस है जो कि बहुत काम आएगा। इसलिए आपको ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए कि जब भी दो पार्टिकल दिए हुए हो और जरूरत पड़ जाए उनका सेंटर ऑफ मास निकालने की, तो डायरेक्ट निकालो, किसी भी एक से डिस्टेंस निकाल लो। वो तो एक से निकालोगे तो दूसरे से अपने आप निकल जाएगी। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये आपके सवालों के अंदर काम आता रहेगा, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन ही आ चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम है, लेकिन ये खुद अपने आप में काम आता रहता है। जब आप इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ोगे तब आप देखोगे कि हाँ यार, ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ है, ठीक है। चलो, तो सवाल अगर बनाने की बात करी जाए तो कुछ ऐसा सवाल बनाया जा सकता है यहाँ पर, कुछ ऐसा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है, कि एक पार्टिकल है, ठीक है, अ पॉइंट मास of 2 kilogram is kept at position 1 comma minus 2, ठीक है। where should where should we
place, where should we place another point mass of 1 kilogram such that case number 1, center of mass is at x axis. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2, सेंटर ऑफ मास इज एट y एक्सिस. और पॉइंट नंबर 3, सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन. है ना, 3 अलग अलग क्वेश्चंस आपसे बना के दिया जा सकता है. अभी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते बच्चे. क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अभी मैं आपके सामने में करूंगा तो आपको लगेगा क्या मजाक है, लेकिन फिर भी इसकी लैंग्वेज को पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है. समझो, पहले इसको समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिक्स का नहीं, मैथ्स का प्रॉब्लम है. मतलब बहुत बेसिक जो 9th-10th में आप पढ़ते थे वो है. देखो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देना. उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज एट एक्स एक्सिस, इसका मतलब पक्का YCM जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. पक्का YCM क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ठीक है, तो YCM आपका 0 हो जाना चाहिए. अब YCM 0 होना चाहिए, ये हमें देखना है. ठीक है, तो YCM का फॉर्मूला क्या होता है? M1 Y1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, M2 Y2, तो Y2 तो हमें निकालना है, तो M2 हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय Y2 हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1. तो ये तो वैसे भी 0 में जाके मिल जाएगा. तो यहां से 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो Y2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा 4. कि आपका जो सेकंड वाला मास है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? उसका y कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए. सर x कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट उसका कुछ भी हो सकता है. ठीक है भाई, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. आपका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए. हमने तो बस उस शर्त को फॉलो किया कि YCM 0 हो जाना चाहिए. इसका मतलब बाउंडेशन सिर्फ y कोऑर्डिनेट पर है, तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका आंसर होगा एनीथिंग, मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, कॉमा 4. ये आपका आंसर होना चाहिए. तब आप कह सकते हो कि हाँ यार, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो x एक्सिस के ऊपर. आया सबको समझ में? तो ये लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है. बस इस लैंग्वेज को पकड़ा तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है. अब देखो, दूसरे केस में आपसे कहा गया कि अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए? y एक्सिस पर होना चाहिए. तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, सॉरी. ठीक है ना, तो अब की बार y एक्सिस पर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अब की बार 0 हो गया. और x कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे? m1 x1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस m2 x2, m2 x2 का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये तो वैसे भी मिलने वाला है 0 के अंदर. ठीक है, तो यहां से कंडीशन निकल के आएगी कि आपका x2 जो है वो कितना हो जाना चाहिए? -2 हो जाना चाहिए. तो सिर्फ बाउंडेशन किसके ऊपर है? x2 के ऊपर. y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? इस केस में हमारा आंसर आएगा -2 कॉमा एनीथिंग. ये हमारा आंसर आएगा. और अब बात करें कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता कि बताओ सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पर होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपका XCM भी 0 है
और XCM को 0 रख के हमने देख लिया था, हमें X2 कितना मिल रहा था, हमें X2 मिल रहा था कितना, -2 मिल रहा था, ठीक है। एंड आपका YCM भी 0 होना चाहिए, और YCM को भी हमने 0 रख के देख लिया। YCM को 0 रखने पर हमें Y कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा था, Y2, ये मिल रहा था हमें 4। इसका मतलब हमारा कुल मिला के जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -2,4। एग्जैक्टली जब आप इस पॉइंट पर रखोगे ना 1 किलोग्राम को, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रखोगे आप, तब जाके आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपको कहां पर मिलेगा, ओरिजिन पर मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेहद आसान है, बस केवल और केवल इनकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं आपको उलझाने की कोशिश करी जाएगी। तो बी एज फंडामेंटल एज यू कैन, जितना फंडामेंटल लेवल पर आप सोच सकते हो, जितना क्लैरिटी के साथ में आप लैंग्वेज को पकड़ सकते हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। चिंता मत करना, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, वो आपकी रेंज से बाहर मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब सर एक बार ये तो चलो, ये तो सब डिस्क्रीट सिस्टम वाले क्वेश्चन हो गए कि अलग अलग मासेज हैं, उनकी अलग अलग लोकेशन है, ठीक है ना। अब एक बार कंटिन्यूअस वाला भी एक क्वेश्चन हो जाए तो हम थोड़े से गंगा नहा जाएंगे, ठीक है ना, हमारा आज का काम पूरा हो जाएगा। तो एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जिसमें हम कंसिडर करेंगे अब की बार एक कंटिन्यूअस बॉडी को, कंटिन्यूअस बॉडी को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक रॉड लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एक रॉड है, ठीक है ना, अ रॉड ऑफ नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल थिकनेस, उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल, उसकी मोटाई जो है ना वो नेग्लिजिबल है ना, ठीक है। इज केप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, l उसकी लंबाई हो गई। तो इन दोनों पॉइंट्स पे उसके दोनों एंड्स है और वो x एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ मटेरियल वेरीज अकॉर्डिंग टू, तो डेंसिटी को यहां पर लैम्डा लिखा गया है 2x प्लस 3 किलोग्राम पर मीटर, ऐसे, ठीक है भाई। उसकी जो लीनियर डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ का जो मास है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर लीनियर डेंसिटी लिख देते हैं, लीनियर डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ मटेरियल वेरीज अकॉर्डिंग टू, भाई एक तो डेंसिटी का मतलब है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर थिकनेस तो है ही नहीं, इसका मतलब वॉल्यूम तो है नहीं, तो उस डेंसिटी की बात नहीं हो रही। ये किस डेंसिटी की बात हो रही है, ये लीनियर मास डेंसिटी की बात हो रही है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। आप यहां से भी पता लगा लेना, मास पर यूनिट लेंथ किलोग्राम पर मीटर, इसकी बात हो रही है। तो ये वेरिएबल डेंसिटी हो गई, और अलग अलग पार्टिकल भी नहीं है, ये भी आपको पता पड़ गया, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0, 0.001, 0.002, 0.003, हर पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ डेंसिटी मिलेगी, ठीक। तो ये आपका कंटिन्यूअस बॉडी का एग्जाम्पल हो गया, और उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडी का एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये आपको बताना है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि आपको जो कंटिन्यूअस बॉडी है उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा केस बन रहा है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है ना। और आपकी जो रॉड है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है,
है ना। भाई जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो मैंने थोड़ा उसको मोटा बना दिया, है ना। मैं डेंसिटी बढ़ती हुई बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, आपको थोड़ा एहसास हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू l। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो मैंने यहां पर इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये वाला, ठीक है। इस पार्ट की लेंथ कितनी है, dx है, इसका मास कितना है, dm है, और इसकी यहां से लोकेशन कितनी है, इसकी यहां से लोकेशन है x, ठीक है। x डिस्टेंस के ऊपर ही आपका पार्ट है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ dm की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है लेमडा का मतलब क्या होता है, लेमडा का मतलब होता है मास, तो मास हो गया dm, इस टुकड़े का मास कितना हो गया dm, और पर यूनिट लेंथ, तो इस टुकड़े की लेंथ कितनी हो गई, dx हो गई। तो यहां से आप dm की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय dx हो जाएगा। इस तरीके से आप ये जो छोटा सा टुकड़ा लिया है ना, इसका आप मास निकाल सकते हो। और लेमडा की वैल्यू जब आप रखोगे तो लेमडा कितना है आपका 2x प्लस 3 है, ये आपने रख दिया मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आ गया आपका dx, ये हो गया आपका dm, दिस इज योर dm, ठीक। अब जैसे ही आपके पास में dm आ गया, इसका खुद का सेंटर जो है भाई, ये खुद कहां पर रखा हुआ है, x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एक्स सी एम होगा वो कैसे निकाला जाएगा, दिस टाइम यूजिंग इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, 0 से लेके एल तक। हम ये जो टुकड़ा है ये x इज इक्वल टू 0 पर भी ले सकते थे, और ये जो टुकड़ा है वो x इज इक्वल टू एल पर भी ले सकते थे। तो 0 से एल तक हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां हुआ, 0 से लेके एल तक हुआ। किसका होता है, x कोऑर्डिनेट, तो इसका खुद का x कोऑर्डिनेट क्या है, x है, मल्टीप्लाइड बाय dm, तो dm क्या है आपका 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय dx है। और इसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब हो गया 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय dx, ये भी 0 से लेके l तक आपको इंटीग्रेशन करना। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, हमने इंटीग्रेशन किया dm के x कोऑर्डिनेट का, और इंटीग्रेशन कर दिया सिर्फ dm का। इस तरीके से हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो बेहद आसान है। तो यहाँ से जब आप एक्स सी एम निकालोगे तो एक्स सी एम निकल के आ जाएगा आपका, x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो बचेगा 2x स्क्वायर, और x को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, ठीक है। और नीचे डिवीजन में यहाँ पर है आपके पास में 2x प्लस 3, और इसका इंटीग्रेशन भी आपको करना है फ्रॉम 0 टू l। तो सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन है। सबसे पहले 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो xcm देखो कितना निकल के आएगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। और 3x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी हम यहाँ पर लिमिट्स रखेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके l तक। और इसी तरीके से नीचे का इंटीग्रेशन भी आसान है, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा सीधा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय dx, dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पर भी हम लोग लिमिट्स रख देंगे फ्रॉम 0 टू l। बस अब तो लिमिट्स रखनी है, काम हो गया हमारा। तो एक्स सी एम जो होगा वो हो जाएगा कितना, सबसे पहले एल अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एल क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। और फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे भी इसी तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही गया, तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस 3l, एल स्क्वायर प्लस 3l। तो आप नोटिस करो हम ऊपर से भी
एल कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी एल कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जब कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हम एल ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स सी एम इज इक्वल टू, तो एल को कॉमन लेंगे, ऊपर से एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से एल कॉमन आ रहा है। सॉल्व कर लेना यार इसको, मतलब क्या ही सॉल्व करो, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा। चलो अपन ऐसे कर लेते हैं, एल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया, 2l डिवाइडेड बाय 3 बचा और प्लस 3/2 बचा, और नीचे से मैंने कॉमन ले लिया l, तो क्या बचा l प्लस 3 बचा, l से l स्क्वायर कट गया, तो एक्स सी एम निकल के आ गया आपका l डिवाइडेड बाय 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4l, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा आपका l प्लस 3। तो ऐसे ठीक है, मतलब यहाँ तक भी आप कर लोगे चलेगा। तो जो भी आपको लेंथ वेंथ की वैल्यू, मान लो 5 मीटर दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, जो भी दे रखी होगी उसके हिसाब से आप रख के यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये हुआ आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का बहुत बेसिक फंडा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेडीमेड बॉडीज है, जैसे सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क हो गई, जैसे हेमीस्फीयर हो गया सॉलिड और हॉलो, जैसे कोन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी जो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं उनका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं सीखेंगे, मतलब हम देखेंगे डायरेक्ट इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, किस पॉइंट पर होता है, फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का मैं आपको फंडा बताऊंगा, और फिर हम बात करेंगे हमारे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास जो है एक्चुअल में, ये तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की यूनिकनेस क्या है सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्यों यूनिक है, क्यों हम इतनी जहमत उठा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए, दैट विल बी मच मच मोर इंटरेस्टिंग देन दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी इसी तरीके से जुड़े रहना और इसी तरीके से मेरे साथ में सीखते रहना। आप देखोगे दिस चैप्टर विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।